हेलो साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी है वो भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो तैयारी को अपने इस तरीके से मेंटेन करके रखो कि जो आपका एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम तक आप तैयारी को सही तरीके से प्रत्येक टॉपिक को आप कवर कर सकें। इस तरीके से आप अपनी जो तैयारी है उसको सेट कर सकते हो। देखो, ये जो समय चल रहा है ये सर्दी का टाइम है और इस समय हम अच्छे से तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और ये टाइम जो है ये पढ़ाई में मन लगने वाला टाइम है। इस समय हम अच्छे से तैयारी को बढ़ा सकते हैं। चाहे हम लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करें, चाहे हम घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं, तो अंदर बैठ के अच्छे से तैयारी जो है अपनी सुचारू रूप से सही ढंग से अपने पढ़ सकते हैं। और इस समय जो हम जो भी चीज पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में सेट भी होती है, ये भी एक है। तो इस समय जो ऐसी चीजें हैं जिनको अपने पूरा क्लियर करते हुए सेट कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है अपना यांत्रिकी। क्या है? यांत्रिकी। और यांत्रिकी के ऊपर अपने पहले क्लास देखी थी जिसमें हमने बेसिक बातें जो सीखी थी, हर एक एक के बारे में हमने, चाहे वो विमा थी चाहे वो सूत्र थे, उनके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज अपने इस क्लास में देखने वाले हैं विस्तार से जो बल और दाब है, उसको बल और दाब को हम विस्तार से देखने वाले हैं। तो चलते हैं बल और दाब पर। सबसे पहले बात करते हैं बल। बल क्या होता है? खींचना है, धक्का देना है, ये एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। चाहे खींच रहे हैं अपने किसी चीज को, चाहे धक्का मार रहे हैं, तो वो एक प्रकार का क्या होता है? बल होता है। बल वह साधन है जो कि स्थिर वस्तु को गतिमान कर दे या फिर गतिमान वस्तु को वो क्या कर सकता है कि विरामावस्था में ला सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है। ये एक प्रकार का क्या है? बल है। बल एक क्या होती है? सदिश राशि होती है, याद रखना है। बल क्या होती है? एक प्रकार की सदिश राशि होती है। और बल का ऐसा ही मात्रक अगर देखें अपने तो क्या होता है? किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर अपने इसका मात्रक जो है वो न्यूटन भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन भी पढ़ते हैं, या फिर क्या पढ़ते हैं अपने? न्यूटन भी पढ़ते हैं। और इसका सीजीएस मात्रक अगर बात करें तो क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर है कितना होता है? ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो 10 की पावर 5 डाइन होता है। 10 की पावर 5 डाइन होता है। और 1 डाइन बराबर कितना होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल को मुख्य रूप से 2 भागों में पढ़ते हैं अपने। कितने भागों में पढ़ते हैं? 2 भागों में पढ़ते हैं। एक तो संपर्क बल और एक पढ़ते हैं अपने असंपर्क बल। जो दूरी पर कार्यरत बल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? असंपर्क बल कहते हैं। हाँ जी, संपर्क बल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने संपर्क बल जो है वो क्या होता है? जब 2 वस्तुओं के आपस में जो संपर्क में आने से जो बल लगता है वो कौन सा होता है? संपर्क बल होता है। और संपर्क बल में उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे घर्षण बल है, श्यान बल है, ये एक प्रकार के क्या है? संपर्क बल के उदाहरण है। किसके हैं? संपर्क बल के उदाहरण है। घर्षण की अगर बात करें, देखो घर्षण की बात करें तो घर्षण के कारण 2 अलग अलग वस्तुओं के मध्य क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है, जो एक दूसरी वस्तु के सापेक्ष खिसकने का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। घर्षण के प्रकार की अगर बात करें तो जैसे स्थिति घर्षण है, सीमांत घर्षण है और गति घर्षण है। ये इसके क्या है? घर्षण के प्रकार है। क्या है? घर्षण के प्रकार है। अब बात करते हैं घर्षण बल की। किसकी बात करते हैं? घर्षण बल की बात करते हैं। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, तो जब उनके बीच सापेक्ष गति हो तो दोनों की संपर्क के स्तों के बीच एक बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं संपर्क बल, घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। और ये खुरदरी स्तों पर अधिक लगता है और चिकनी सतह पर क्या लगता है? कम लगता है। ध्यान रखना है, चिकनी सतह पर क्या होता है? घर्षण बल कम होता है और जो खुरदरी सतह होती है उसके ऊपर घर्षण जो होता है वो अधिक होता है। घर्षण बल का मान संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? जो सतह होती है जो उसके संपर्क में आएगी, उस संपर्क के जो सतह होती है उस सतह के ऊपर निर्भर करेगा कि वो सतह कैसी है।
क्षेत्रफल के ऊपर कोई निर्भरता इसकी नहीं होती है, ध्यान रखना है, क्षेत्रफल के ऊपर कोई निर्भरता नहीं होती है। उदाहरण की बात करें संपर्क घर्षण बल में तो देखते हैं अपने जैसे मोटर कार है, साइकिल है, इनके जो पहिए हैं इनको खुरदरा बनाया जाता है ताकि घर्षण बल का मान बढ़ सके, ताकि घर्षण बल का मान बढ़ सके। और इसी तरीके से घर्षण बल के कारण ही हम चल फिर सकते हैं, घर्षण बल के कारण ही अपने इस बोर्ड के ऊपर लिख सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो न तो अपने चल सकते थे और न ही अपने कोई चीज है वो लिख सकते थे बोर्ड पे। पत्थरों को रगड़ने पर जो आग उत्पन्न होती है वो भी घर्षण बल के कारण उत्पन्न होती है। माचिस की तिल्ली का जलना यह भी घर्षण बल के कारण संभव हुआ। वाहनों के ब्रेक इसी बल के कारण रुकने में क्या हुए, सक्षम हुए। अगर घर्षण बल नहीं होता तो वाहन जो है वो रुक नहीं सकते थे। इसी बल के कारण छिपकली है या अन्य कोई जो जीव होते हैं वो या कीट होते हैं वो दीवार के ऊपर चिपके रहते हैं या उनके ऊपर चल सकते हैं। अगर घर्षण बल नहीं होता तो वह न तो चिपक सकते थे और न ही वो चल सकते थे। पोलिस द्वारा या फिर चिकनाई द्वारा, ये याद रखें, पोलिस द्वारा या चिकनाई द्वारा या स्नेहक द्वारा या फिर बॉल बियरिंग द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है घर्षण को किन के द्वारा कम किया जा सकता है, तो घर्षण बल को किस किस के द्वारा कम किया जा सकता है, याद रखना है घर्षण बल को किस किस के द्वारा कम किया जा सकता है, पुलिस द्वारा, चिकनाई द्वारा, स्नेहक द्वारा या जो बॉल बियरिंग होते हैं उनके द्वारा इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। दो स्तों को अत्यंत चिकना बना दिया जाए तो उन स्तों के बीच घर्षण बढ़ जाएगा न कि घटेगा। याद रखना है अगर दो स्तों को अत्यंत चिकना बना दिया जाए तो उन स्तों के बीच जो घर्षण होता है वो बढ़ जाता है और घटेगा नहीं, ध्यान रखना है, न कि घटेगा, याद रखना है। हाँ जी, चिकने फर्श पर कुछ मिट्टी डालकर भी हम घर्षण को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, कुछ मिट्टी डाल के भी बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं श्यान बल की। किसकी बात करते हैं, श्यान बल की बात करते हैं। श्यान बल क्या होता है, द्रव की विभिन्न परतों के मध्य कार्यरत जो विरोधी बल होता है, जो अलग अलग द्रव की जो परतें होती हैं उनके मध्य जो बल लगता है, विरोध करता है, वो बल क्या होता है, जो कि द्रव के प्रवाह का विरोध करता है, श्यान बल कहलाता है। क्या कहलाता है, श्यान बल कहलाता है। द्रव का ये गुण क्या कहलाता है, शांता कहलाता है। क्या कहलाता है, शांता कहलाता है, याद रखना है। शांता का ऐसा ही जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पवाइजली होता है। क्या होता है, पवाइज होता है। क्या होता है, पवाइज होता है, याद रखना है। और या इसका मात्रक जो है वो क्या होता है, पास्कल सेकेंड होता है। क्या होता है, पास्कल इंटू सेकेंड होता है। शांता को नीटा द्वारा से प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, नीटा द्वारा, ऐसे नीटा से प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, नीटा से प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा, नीटा से प्रदर्शित करते हैं। और कम शांता वाले द्रव तेजी से बहते हैं, यानी कि शांता जिसके अंदर अधिक होगी। मैंने आपको बताया था शान बल, शांता के बारे में अपने यांत्रिकी में चर्चा कर रहे थे तो उस समय आपको बताया था कि एक शांता जो होता है गुण वो ये होता है कि गाढ़ापन जिसमें हो, यानी जितना जो गाढ़ापन होगा द्रव के अंदर उसमें शांता का गुण उतना ही अधिक होगा, ध्यान रखना है। जैसे पानी है, अल्कोहल है, इनमें शांता का गुण क्या होता है, कम होता है। अधिक शांता वाले द्रव धीरे बहते हैं, जैसे शहद है, गिल्सरोल है, तेल है, ये इनमें शांता का गुण क्या होता है, अधिक होता है। आदर्श द्रव की शांता जो होती है वो शून्य होती है, याद रखना है। ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, ये पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। आदर्श द्रव की जो शांता होती है वो कितनी होती है, तो वो शून्य होती है। ठोसों में शांता नहीं होती है, याद रखना है, क्योंकि परतों में आपेक्षिक गति नहीं होती है, गति होनी जरूरी है। और शांता केवल जो द्रव है या फिर जो गैस है उन्हीं का एक गुण है, ये ठोस का कोई ये शांता जो है वो गुण नहीं है, ध्यान रखना है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की शांता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। और गैस है उनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, याद रखना है। गैसों की शांता बढ़ती है और द्रवों की शांता है वो घटती है। कब, जब अपने ताप बढ़ा देते हैं। जब अपने ताप बढ़ा देते हैं तो द्रवों की तो घट जाती है और गैसों की बढ़ जाती है, याद रखना है। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो जैसे बादल के कण हैं, वायु की शांता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ पाते हैं और वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं। ये शांता के कारण ही ऐसा संभव हो पाया। किसी बर्तन में रखे द्रव को बिलोकर छोड़ देते हैं तो थोड़ी देर में द्रव जो है वो रुक जाता है। ये रुकने का अगर वो उसमें शांता नहीं होती तो वो रुक नहीं पाता, वो चलता ही रहता है ऐसे, है ना। शांता के कारण ही वो क्या है, रुक जाता है।
यदि जल या शहद को अलग अलग कीप में अलग अलग डालें तो जल की शीघ्र है और शहद जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि जल की श्यानता क्या होती है? कम होती है। इसकी श्यानता क्या होती है? कम होती है। और शहद की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ज्यादा होने के कारण ही ये क्या करेगा? धीरे धीरे निकलेगा और ये कम यानी तेजी से निकल जाएगा, ध्यान रखना है। हाँ जी। नेक्स्ट है दूरी पर कार्यरत बल, उनकी बात करते हैं। जैसे असंपर्क बल है उनकी बात करते हैं अपनी। कौन से आगे? असंपर्क बल। जब दो वस्तुएं परस्पर संबंधित नहीं हो, परस्पर क्या है? संबंधित नहीं हो, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल होता है वो दूरी पर कार्यरत बल होता है, या फिर अपने गैर संपर्क बल भी कह सकते हैं, या फिर अपने असंपर्क बल भी बोल सकते हैं। जैसे विद्युत चुंबकीय बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये किस प्रकार के बल है? असंपर्क बल है। किस प्रकार के बल है? असंपर्क बल है। विद्युत चुंबकीय बल की अगर बात करें, ये दो बलों से मिलकर बना होता है, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल। किससे मिला होता है? स्थिर वैद्युत बल होता है एक तो, और एक कौन सा बल होता है इसमें? चुंबकीय बल। एक कौन सा होता है? चुंबकीय बल, और एक होता है स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत जो बल होता है वो क्या होता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल ही स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। यानी कि दो आवेश हैं, दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है वो बल कौन सा होता है? स्थिर वैद्युत बल होता है। और चुंबकीय बल, चुंबकीय बल क्या होता है? जो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला बल जो होता है वो क्या कहलाता है? लगने वाला बल चुंबकीय बल होता है। क्या होता है? चुंबकीय बल होता है। चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से क्या होता है? अधिक स्थायी होता है, ध्यान रखना है। चुंबकीय जो बल होता है ये गुरुत्वाकर्षण बल की बजाय क्या होता है? अधिक स्थायी होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की अगर बात करें तो दो कणों के बीच आकर्षण बल ही जो लगता है, एक प्रकार का जो आकर्षण होता है, उस आकर्षण बल को ही हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है उसको पृथ्वी क्या कर रही है? अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो पृथ्वी के अंदर एक बल कार्य कर रहा है, वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है उसको, तो ये क्या लग गया? एक गुरुत्वाकर्षण बल है। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के अंदर ही है, इस पेन के अंदर भी वो बल कार्य करता है। जैसे ही ये बल इसे, अब देखो ये बल पेन है और एक पृथ्वी है, इनकी दो की बात करें, दो जो पिंड है अपने, इन दो पिंडों को ले लेते हैं। इन दो पिंड की अगर बात करें तो यहाँ पेन जो है ये एक छोटा है और पृथ्वी जो है कि क्या है? बड़ी है। तो बड़ी होने के कारण उसका जो बल है वो क्या होगा? अधिक होगा, और इस पेन का बल क्या होगा? कम होगा। यानी कि ये भी अपनी ओर पृथ्वी को आकर्षित तो कर रहा है, लेकिन उसके सापेक्ष क्या है? कम है। और पृथ्वी क्या है? इसको आकर्षित कर रही है, जो इससे क्या है? ज्यादा है। अब जैसे ही ये अपने नीचे गिराएंगे तो ये नीचे उस स्तर पर जाकर के रुक जाएगा, नीचे नहीं धंसेगा। अगर मान लो ये अपनी ओर नहीं खींचता, उस पृथ्वी को अपनी ओर नहीं खींचता, तो पेन नीचे धंस जाता, यानी नीचे चला जाता। ये पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित खींचती रहती तो नीचे धंस जाता। उस स्तर पर जाके क्या हो जाता है कि इस पृथ्वी का बल और इस पेन का बल जो है वो क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और ये बराबर बल होने के कारण ही जो ग्रह है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य भी क्या कर रहा है? इन ग्रहों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और जो ग्रह है ये भी सूर्य को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। एक ऐसी स्थिति आ जाती है, एक ऐसा बिंदु आ जाता है, उस बिंदु पर दोनों बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों पिंडों के, वो क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। इसलिए ये चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। क्या करना? चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, ध्यान रखना है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर मंडल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में क्या है? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये तभी संभव हुआ, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जरूरी नहीं है ये सूर्य का ही है, यानी सूर्य का तो था ही था। सूर्य उन पिंडों को क्या कर रहा है? अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, और वो ग्रह भी सूर्य को क्या कर रहे हैं? अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और एक ऐसी स्थिति आ गई, उस स्थिति के ऊपर दोनों बल क्या हो गए? समान हो गए। यानी दोनों बल समान होने पर ये एक दूसरे के चारों ओर क्या लगाने लगे? चक्कर लगाना शुरू कर दिया। पृथ्वी पर सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कितना होता है? 3.5 × 10⁻22 न्यूटन होता है, याद रखना है। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, इसको मोस्ट लगा लो आप, एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो कितना होता है। तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होता है? 3.5 × 10⁻22 न्यूटन होता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं स्थिति के आधार पर अन्य बल। स्थिति के आधार पर अन्य बल की बात करें अगर, तो आ जाता है संतुलित बल। कौन सा? संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करें, एक साथ कई बल कार्य करते हैं, या जो प्राप्त जो
बल होता है अपने पास, परिणामी बल जो होता है वो क्या आ जाए, शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो वो कौन सा होता है, संतुलित बल होता है। जैसे मान लो कि ये एक पेन है, इसको इस साइड से भी खींचा जाए और इस साइड से भी खींचा जाए, दोनों साइड से जैसे ही खींचेंगे तो ये गति नहीं करेगा, यानी एक समान अगर खींचेंगे, इस साइड से लगने वाला बल और इस साइड से लगने वाला बल जो दोनों क्या है, बराबर है, तो इस स्थिति में जो बल लगेगा, परिणामी जो बल आएगा वो क्या होगा, शून्य होगा, यानी नेट बल क्या आ जाएगा यहाँ पर, शून्य होगा। इसे ही हम क्या बोलते हैं, संतुलित बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संतुलित बल। और असंतुलित बल की अगर बात करें तो ये दो वस्तुओं के खींचने से, दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल है ये भी, यानी कि जब दो वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य करें और प्राप्त होने वाला बल जो है वो शून्य ना आए, क्या आए, शून्य ना आए, तो हम कह देंगे कि उसका जो बल है वो असंतुलित बल है। जैसे इसको दोनों तरफ खींचे तो ये इस ओर देखे ज्यादा जा रही है, यानी कि ये इस ओर गति कर रही है, तो जिस ओर ये गति कर रही है उस साइड जो बल है वो अधिक लग रहा है और इस साइड कम लग रहा है, तो इसका नेट बल है वो शून्य नहीं आएगा, यानी कि शून्य नहीं आएगा। जब नेट बल शून्य ना हो तो कौन सा होता है, असंतुलित बल होता है। कौन सा होता है, असंतुलित बल होता है, याद रखना है। इसके अलावा प्रत्यानयन बल की बात करें अगर, प्रत्यानयन बल कौन सा होता है, जो केंद्र की ओर लगता है, जो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है वो कौन सा होता है, प्रत्यानयन बल होता है, यानी कि ऐसा बल जो हमेशा केंद्र या मध्य बिंदु की ओर ही लगता हो, प्रत्यानयन बल कहलाता है। एक होता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल भी केंद्र की ओर ही लगता है, लेकिन ये वृत्ताकार पथ पर लगता है। इसमें वृत्ताकार पथ होना जरूरी नहीं है, इसमें वर्ताकार पथ होना जरूरी नहीं है। जैसे ये रूम है, इस रूम के केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, यानी केंद्र की ओर जो इस दीवारों का जो बल लग रहा है वो कौन सा हुआ, प्रत्यानयन बल हुआ। और अभिकेंद्रीय बल कौन सा हुआ, जो एक वर्ताकार पथ हो, उस वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर जो बल लगता है वो होता है अभिकेंद्रीय बल। कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, याद रखें। हाँ जी, जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय पथ पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल के उदाहरण जो है इससे प्रश्न बनाया जाता है, ध्यान रखने। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर या चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, ये एक अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है, यानी कि अभिकेंद्रीय बल के कारण ही क्या है, वो चक्कर लगाते हैं। जब हम एक पत्थर के टुकड़े को डोरी से बांध कर इसे घुमाते हैं तो उस पत्थर का जो एक बल लगता है इस डोरी के केंद्र की ओर, क्या लगता है, केंद्र की ओर बल लगता है, जिसके कारण उसमें अपने जैसे ही घुमाएंगे यूं तो उसके ऊपर अपने को एक तनाव महसूस होगा। जो तनाव महसूस हो रहा है वो कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल के कारण ही होता है। कीचड़ पर तेजी से चलती मोटरसाइकिल के पहिए से चिपटे जो कण होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं। देखो ऐसी जैसे जाएगा वो टायर ऊपर की ओर घूमेगा यूं, तो जैसे ही वो ऊपर की ओर जाएंगे तो ऊपर की ओर वो इसलिए जा रहे हैं, वो एक वर्ताकार पथ में घूम रहा था और वो ऊपर की ओर इसलिए जा रहे हैं कि उनका जो बल लग रहा था एक केंद्र की ओर बल लग रहा था और टायर से वो क्या छूट गए और छूटने के कारण वो क्या हो गए, ऊपर चले गए। हाँ जी, इसी तरीके से साइकिल सवार मोड़ पर अपने केंद्र की तरफ झुकता है, यानी जो मोड़ बनाई जाती है ये भी अभिकेंद्रीय बल पर है। जो मोड़ बनाई जाती है सड़क के अंदर वो इस साइड से, एक साइड से देखो ऊंची होती है और एक साइड से नीची होती है। एक साइड से नीची इसलिए बनाई जाती है ताकि वो बल जो है वो केंद्र की ओर बल लगे, क्या लगे, केंद्र की ओर एक बल लगे, ताकि कोई भी गाड़ी है जो वो सीधी ना जा सके, आगे मोड़े के अंदर मुड़ सके आसानी से। अगर मान लो उनको झुकाव नहीं देंगे वहां बल, ये अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं करेगा और अभिकेंद्रीय बल कार्य नहीं करेगा तो वो गाड़ी है वो मुड़ नहीं पाएगी और सीधी चली जाएगी। क्या चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, ध्यान रखना है। आकाश में उड़ते हवाई जहाज का क्षैतिज तल में मुड़ते समय कुछ तिरछा भी इसी कारण दिखाई देता है। मोड़ से ऊपर बाहर से सड़क कुछ ऊपर उठाई बनाई जाती है ताकि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो सके। देखो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो लग सके वहां, अगर अभिकेंद्रीय बल नहीं लगेगा तो गाड़ी जो है वो सीधी निकल जाएगी। एक होता है अपकेंद्रीय बल। कौन सा, अपकेंद्रीय बल। ये अभिकेंद्रीय बल के बिल्कुल विपरीत होता है, यानी कि ये केंद्र के विपरीत लगने वाला बल होता है, यानी कि वर्ताकार जो पथ है उस वर्ताकार पथ के केंद्र से विपरीत की ओर जो बल लगता है वो कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। कौन सा होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। जब कोई पिंड किसी वृत्तीय मार्ग पर चलता है तो उस पर केंद्र के विपरीत ओर एक बल कार्य करता है जिसे हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। इसके उदाहरण की अगर बात करें तो कपड़ा धोने की जो मशीन की क्रिया होती है वो अपकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। इसी तरीके से दूध से मक्खन निकालने की क्रिया है वो भी क्या है, अपकेंद्रीय बल है। सर्कस में मौत के कुएं में मोटरसाइकिल का संतुलन बनाए रखना
ये भी कौन सा है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। वृत्तीय पथ पर एक गति करते पिंड का दूर जाकर गिरना, वो भी किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। उसके बाद बात करते हैं आणविक बल की। किसकी बात करते हैं, आणविक बल की बात करते हैं। आणविक बल क्या होता है, आणविक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, अणु कह देते हैं। और ये अणु परस्पर एक दूसरे से आकर्षण बल के कारण क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। आकर्षण के कारण क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जिससे आकर्षण बल के द्वारा ये जुड़े होते हैं, उस आकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, आणविक बल बोलते हैं। ये जो आणविक बल होता है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो सहसंजक बल और एक है आसंजक बल। एक तो है सहसंजक बल और एक है आसंजक बल। सहसंजक बल वो होता है जब एक ही या फिर समान पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो सहसंजक बल होता है। कौन सा होता है, सहसंजक बल होता है। ध्यान रखें, जैसे जल के अणुओं के मध्य कार्य बल जो होता है वो कौन सा होता है, एक ही जल है और जल के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कौन सा होता है, सहसंजक बल होता है। सहसंजक बल होता है। याद रखें, एक आणविक प्रास पूछ ली जाती है। आणविक प्रास क्या होती है, वह अधिकतम दूरी जिस पर दो अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं वो दूरी क्या कहलाती है, आणविक प्रास कहलाती है। क्या कहलाती है, आणविक प्रास कहलाती है। ये एक चीज और याद रखें, गैसों में जो सहसंजक बल होता है इसका मान शून्य होता है। गैसों में सहसंजक बल का मान क्या होता है, शून्य होता है। और ठोस में जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठोस में सबसे ज्यादा होता है और गैसों में शून्य होता है। याद रखना है सहसंजक बल का मान। इसी कारण इनका जो आकार होता है वो निश्चित हो जाता है। आकार क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। आकार निश्चित होने का कारण क्या है कि इनमें जो सहसंजक बल लगता है वो क्या होता है, अधिक होता है। अधिक होने के कारण इनका आकार जो है वो निश्चित हो जाता है। सहसंजक बल के कारण ही किसी द्रव की बूंदे जो है वो संपर्क में आते ही मिलकर एक क्या बना लेती है, वो एक हो जाती है, यानी कि एक द्रव के रूप में बन जाती है। फिर बात करते हैं आसंजक बल की। किसकी बात करते हैं, आसंजक बल। आसंजक बल क्या होता है, ये अलग अलग पदार्थों के मध्य, अलग अलग पदार्थों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो कौन सा होता है, आसंजक बल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, आसंजक बल। ध्यान रखें, जैसे जल से भरे कांच के पात्र में जल के अणुओं के मध्य लगने, एक तो जल के अणु हो गए और एक कांच के अणु हो गए, इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल है वो कौन सा हुआ, आसंजक बल हुआ। जल के अणु है, इनके जल के अणुओं के मध्य एक भी जल का अणु है, इधर भी जल का अणु है, इन दोनों अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है वो तो कौन सा है, सहसंजक है। एक जल का अणु है, एक कांच का अणु है, इनके मध्य जो बल लग रहा है वो कौन सा है, आसंजक बल है। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। वो कौन सा आ जाएगा, आसंजक बल हो जाएगा। हाँ जी, बल का मान जल के अणुओं के मध्य कार्यरत सहसंजक बल की तुलना में अधिक होने के कारण ही जल के अणु पात्र में चिपक जाते हैं। याद रखना है, बल का मान जल के अणुओं के मध्य कार्यरत सहसंजक बल की तुलना में अधिक होने के कारण जल के अणु पात्र में चिपक जाते हैं। याद रखना है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, जब कांच के गिलास से ऊपर की ओर मुंह करके हम पानी पीते हैं तो पानी जो है वो फैल जाता है। क्या हो जाता है, फैल जाता है। और वही अगर अपने जो स्टील की गिलास होती है उससे अगर पानी पिएंगे तो वो फैलेगा नहीं। ध्यान रखना है। उदाहरण की अगर बात करें तो लिफाफे पर डाक टिकट है, उसको अपने चिपकाते हैं तो वो चिपक जाती है। वो किसके कारण चिपकती है, वो आसंजक बल के कारण चिपकती है। किस बल के कारण, आसंजक बल के कारण। यानी टिकट के मध्य और उस लिफाफे के अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो कौन सा बल हो गया, आसंजक बल हो गया। आसंजक बल के कारण ही जल से भीगी कांच की प्लेट को अलग करने में क्या होती है, कठिनाई होती है। यानी जल से अगर भीगी हो तो वो प्लेटें एक दूसरे से उनको अगर निकालने में अपने को क्या होगी, कठिनाई होगी। यानी कि ऐसे लगेगा जैसे प्लेट अपने को खींच रही है ना। तो कठिनाई क्यों खींच रही है, क्योंकि जो वो पानी था, जो जल था, उस जल के अणुओं का जो बल है वो, और जो कांच था उस कांच के अणुओं के मध्य जो बल लग रहा है वो एक आसंजक बल हो गया। और आसंजक बल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और आकर्षित करने के कारण क्या कर रहे हैं, वो उनमें खींचने में कठिनाई हो रही है। हाँ जी। इसके अलावा जिन पदार्थों में सहसंजक बल का मान आसंजक बल से अधिक होता है, जिन पदार्थों में सहसंजक बल का मान आसंजक बल से अधिक होता है, उन्हें किसी भी पात्र में डालने पर वो पात्र की दीवार को गिला नहीं करेंगे। कब, जब सहसंजक बल का मान अधिक है और आसंजक बल का मान कम है। आसंजक बल का मान कम है।
अगर ये जैसे पारे की बात करें, कांच को गीला नहीं करता है, देखो। और वे पदार्थ है जिनमें असंजक बल का मान, जो असंजक बल है इसका मान है सहसंजक बल से अधिक होता है। अगर क्या है, सहसंजक बल का मान कम है और असंजक का अधिक है, तो वे दीवारों को गीला कर देंगे। वो दीवारों को क्या कर देंगे, गीला कर देंगे। जैसे जल है वो कांच की दीवार को क्या कर देता है, गीला कर देता है। फिर बात करते हैं बल आघूर्ण की। किसकी बात करते हैं, बल आघूर्ण की बात करते हैं। तो बल आघूर्ण से क्वेश्चन लिया जाता है, बल आघूर्ण से क्वेश्चन उठाया जाता है, ध्यान रखना है ये टॉपिक। तो बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर, एक अक्ष के चारों ओर या इर्द गिर्द घुमाने की प्रवृत्ति को ही हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। याद रखना है, बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की जो प्रवृत्ति होती है, उस बल को ही हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। इसे बल आघूर्ण इसे एल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये पिंड के अक्ष से अधिक दूरी पर बल लगाने पर यह अधिक प्रभावी होता है। जैसे स्क्रू को घुमाना, गिरनी, दरवाजे को खोलना या बंद करना, हैंडपंप से पानी खींचना, या इसके अलावा उत्तोलक है, इसके अलावा स्रोता है, ये सारे उपकरण जो है वो बल आघूर्ण के ऊपर काम करते हैं। किसके ऊपर, बल आघूर्ण के ऊपर काम करते हैं। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल इंटू आघूर्ण भुजा। बल इंटू आघूर्ण भुजा क्या होती है, बल इंटू आघूर्ण भुजा होती है। याद रखना है। बल आघूर्ण का सिद्धांत क्या होता है, बल आघूर्ण का सिद्धांत है संतुलन की स्थिति में वामावर्ती आघूर्णों का योग, वामावर्ती आघूर्णों का योग बराबर होता है दक्षिणावर्ती आघूर्णों का योग। याद रखना है, ये इसका सिद्धांत है। जो वामावर्ती आघूर्ण है उनका जो मान है वो, और जो दक्षिणावर्ती जो आघूर्ण आए हैं उन आघूर्णों का जो मान है वो क्या आएगा, बराबर आएगा। हाँ जी। बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, एक प्रकार की सदिश राशि होती है। और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। याद रखना है, क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। या आप याद रख सकते हैं आर बराबर क्या होता है, एफ इंटू एल होता है, एफ इंटू एल होता है। उसके बाद बात करते हैं अपने दाब के ऊपर। किसके ऊपर बात करते हैं, दाब के ऊपर। अपने पहली क्लास में दाब पर मोटी मोटी बातें देख ली थी, अब अपने और देख लेते हैं इस क्लास के अंदर। दाब क्या होता है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला एक बल जो है वो दाब है। देखो जैसे इसे पेन के द्वारा इस हथेली पर एक बल लगाया जा रहा है। क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। तो ये जितने क्षेत्रफल पर बल लग रहा है उस क्षेत्र के लिए ये क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। याद रखना है। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है वो क्या होता है, दाब होता है। क्या होता है, दाब होता है। और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। या फिर इसका मात्रक हमें न्यूटन प्रति मीटर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, न्यूटन प्रति मीटर पढ़ते हैं। याद रखना है। दाब वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है कि कितना बल लगाया गया है। अगर बल का मान अधिक होगा तो दाब भी अधिक होगा, अगर बल का मान कम है तो दाब भी क्या होगा, कम होगा। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कितना होता है, 10 की पावर 5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रखना है, क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखना है। हाँ जी। दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। याद रखना है, दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे में क्षेत्रफल। बल बटे में क्षेत्रफल। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो दाब है दाब को हम किससे लिखते हैं, पी से। किससे लिखते हैं, पी से। पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बटा ए। एफ क्या हो जाएगा, बल, फोर्स, और क्षेत्रफल एरिया है ना, ए से लिख देते हैं इसको। किससे लिखते हैं, ए से। फिर बात करते हैं द्रव दाब के नियम। किसकी बात करते हैं, द्रव दाब के नियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, द्रव दाब के नियम की बातें करते हैं। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। सभी दिशाओं में क्या होता है, समान होता है। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाता है। याद रखना है, क्वथनांक है, अगर दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक का मान भी क्या है, बढ़ेगा। क्वथनांक का मान है वो भी क्या है, बढ़ेगा। याद रखना है। और ये जो दाब है वो एक प्रकार की क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। द्रव में दाब जो होता है वो क्या होता है, द्रव में दाब बराबर H इंटू डी इंटू जी के बराबर होता है। H इंटू डी इंटू जी के बराबर होता है। जी यहाँ क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है।
डी क्या है, द्रव का घनत्व है, और एच क्या है, गहराई है। एच क्या आ जाएगी, गहराई आ जाएगी। एच क्या आ जाएगी, गहराई आ जाएगी। एच क्या आ जाएगी, गहराई। हाँ जी, उसके बाद बात करते हैं वायुमंडलीय दाब की। किसकी बात करते हैं, वायुमंडलीय दाब की बातें करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित वायु सब पदार्थों पर एक दाब लगाती है, यानी कि जो भी पदार्थ है इन सभी पदार्थों पर वायु क्या करती है कि दाब लगाती है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, वायुमंडलीय दाब। क्या बोल देते हैं, वायुमंडलीय दाब बोल देते हैं। जैसे ये पेन है, इसके ऊपर भी वायु क्या कर रही है, एक दाब लगा रही है, और इसे हथेली के ऊपर भी क्या कर रही है, वो एक दाब लगा रही है। तो वो कौन सा हो जाएगा, दाब लगने वाला जो दाब होगा सभी पदार्थों पर जो लग रहा है वो वायुमंडलीय दाब होगा। क्या होगा, वायुमंडलीय दाब होगा। समुद्र तल पर यह दाब है 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर के बराबर होता है। हाँ जी, वायुमंडलीय दाब सर्वाधिक पृथ्वी की सतह पर होता है, याद रखना है। सर्वाधिक अगर वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें कहां होता है, तो पृथ्वी की जो सतह होती है इस सतह के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। कौन है, वायुमंडलीय दाब। हाँ जी, सतह से ऊपर जाने पर घटता जाता है। सतह से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। पृथ्वी की समुद्री सतह पर, समुद्री जो सतह होती है उसके ऊपर वायुमंडलीय जो दाब है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, याद रखना है। जो समुद्री सतह है, समुद्री सतह के ऊपर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, 1 होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटने के कारण सांस लेने में क्या आती है, अपने को कठिनाई आती है। जो सांस लेने में कठिनाई आती है वो किसके कारण आती है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण या वायुमंडलीय दाब घटने के कारण। क्वेश्चन आ जाए कि जैसे ही ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने पर सांस लेने में कठिनाई क्यों होती है या किसके कारण होती है। नीचे लिखा होगा वायुमंडलीय दाब घटने पर, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर, वायुमंडलीय दाब शून्य होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा, वायुमंडलीय दाब कम होने पर, वायुमंडलीय दाब कम होने पर या फिर वायुमंडलीय दाब घटने पर। हाँ जी, वायुमंडलीय दाब की अगर मात्रक की बात करें तो वायुमंडलीय दाब का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है डाइन। क्या होता है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होता है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और एसआई पद्धति में अगर बात करें तो क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको बार के द्वारा भी दर्शाया जाता है। क्या बोला जाता है, बार। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब के अगर अन्य मात्रकों की अगर बात करें तो कौन सा है, टोर है, मिमी पारा है, पास्कल है, ये इसके अन्य मात्रक कहलाते हैं। क्या आ जाएंगे, अन्य मात्रक आ जाएंगे। एक टोर बराबर क्या होता है, 133 पास्कल होता है। कितना होता है, 133 पास्कल होता है। या फिर 0.00133 बार होता है। क्या होता है, 0.00133 बार के बराबर होता है एक टोर। किसके बराबर होता है, एक टोर के बराबर होता है। हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं। दाब एक प्रकार की क्या है, अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि है। तो वायु दाब सभी दिशाओं में समान रूप से कार्य रहता है और वायु दाब ऊंचाई के साथ घटता जाता है। अभी आपको बताया। नोट, वायु दाब मापन के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है, जो उपकरण काम में लिया जाता है, यानी कि वायु दाब को मापने के लिए, वायु दाब को मापने के लिए जो उपकरण काम में लिया जाता है उसको वायु दाब मापी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वायु दाब मापी बोलते हैं, या फिर इसको बैरोमीटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बैरोमीटर भी कहा जाता है, याद रखना है। क्या कहा जाता है, बैरोमीटर भी कहा जाता है। बैरोमीटर में सामान्यतः जल, हवा और पारे का उपयोग किया जाता है। या तो जल और हवा होगी या फिर जल या पारा डाला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। दाब के नियम की अगर बात करें, दाब के नियम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दाब के नियम से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। दाब के नियम से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। हाँ जी, तो इसमें अपने पहला पढ़ते हैं बर्नौली का नियम। कौन सा आ जाता है, बर्नौली का नियम। बर्नौली का नियम क्या होता है, जब कोई तरल पदार्थ किसी, जैसे मान लो ये एक पाइप है, देखो ध्यान से, ये इस तरीके से मान लो मैंने एक कोई पाइप ले ली, इस तरीके से ये कोई पाइप है। ठीक है, तो यहां देखो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो अनुप्रस्थ काट है ये बराबर नहीं है। देखो कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है और कहीं क्या है, कम है।
कहीं ज्यादा है और ये कहीं कम है। तो जब कोई तरल पदार्थ किसी ऐसे पाइप या नली जिसका अनुप्रस्थ काट सब स्थानों पर क्या है, समान नहीं होता है, तो उनमें जो प्रवाहित किया जाता है कोई भी तरल पदार्थ उसमें से अगर प्रवाहित करवाएंगे तो जो संकरा भाग होता है, ये संकरा भाग हो गया और ये चौड़ा भाग हो गया। तो संकरे भाग में चौड़े भाग की अपेक्षा प्रवाह जो होता है वो तेजी से होता है। प्रवाह जो होता है वो क्या होता है, तेजी से होता है। यह है बर्नौली का नियम। क्या है, बर्नौली का नियम। दूसरा है पास्कल का नियम। कौन सा, पास्कल का नियम। द्रव या तरल से भरे किसी पात्र में जब अतिरिक्त दाब लगाया जाता है, उसके अंदर अलग से कोई दाब लगाया जाता है, तो जो पात्र है जिस द्रव या तरल पदार्थ से वो भरा हुआ है, तो उन सभी कणों के ऊपर क्या लगेगा, एक समान एक दाब लगता है, एक बल लगता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, पास्कल का नियम बोलते हैं। तो द्रव या तरल से भरे किसी पात्र में अतिरिक्त दाब लगाया जाए तो संपूर्ण तरल में समान रूप से सभी दिशाओं में एक दाब का जो संचरण होता है वो क्या होता है, समान रूप से होता है। यही क्या है, पास्कल का नियम है। इसके ऊपर नगण्य गुरुत्व के कारण ही ऐसा संभव होता है, यानी जो कण होते हैं उन कणों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण लगता है, गुरुत्व जो लगता है उन कणों पर, वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। उदाहरण की अगर बात करें इनके, तो एक हाइड्रोलिक के लिफ्ट देखते हैं अपने, तो ये किस सिद्धांत के ऊपर कार्य करती है, पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, जो उपकरणों को ऊपर उठाने में अपने काम में लेते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं, ये भी क्या करते हैं, पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है ये भी। तो सभी गाड़ियों के पहियों में लगाया होता है और पास्कल सिद्धांत पर कार्य करती है। कोई भी स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। दाब जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। द्रव का घनत्व अधिक होने पर दाब भी बढ़ जाता है, याद रखना है। अगर अपने घनत्व बढ़ा देंगे तो दाब भी बढ़ेगा, यदि घनत्व बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। दाब बढ़ाने पर सभी द्रवों का जो क्वथनांक होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वथनांक है वो भी क्या है, बढ़ जाता है, याद रखना है। घनत्व की अगर बात करें, डेंसिटी की अगर बात करें, तो क्या होता है, किसी वस्तु के आयतन में उपस्थित पदार्थ का जो परिणाम आता है वो परिणाम ही उस वस्तु का क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। और घनत्व का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व को अपने d से लिखते हैं, द्रव्यमान को m से लिखते हैं और आयतन को हम v से लिखते हैं। तो d बराबर क्या होता है, m बटा v होता है। d बराबर क्या होता है, m बटा v होता है, याद रखना है। हाँ जी। घनत्व की अगर मात्रक की बात करें तो क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति मीटर इनवर्स 3 आ जाएगा, यानी कि -3 लिख देंगे यहाँ, ठीक है। हाँ जी। पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, याद रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व कितने डिग्री तापमान पर अधिकतम होता है या अधिक होता है, तो याद रखना है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व, तो किसी पदार्थ के घनत्व और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व के जो अनुपात आता है उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, सूत्र क्या है, वस्तु का घनत्व बटे में 4 डिग्री परे पानी का घनत्व। वस्तु का घनत्व बटे में 4 डिग्री परे पानी का जो घनत्व आता है वो क्या आ जाएगा, आपेक्षिक घनत्व। अब बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। किसकी बात करते हैं, पृष्ठ तनाव की बात करते हैं। तो हमने पृष्ठ तनाव देखा था कि द्रव की पृष्ठ जो सतह पर उत्पन्न खिंचाव या जो तनाव आता है वही क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, याद रखना है। जो कोई भी अपने द्रव लेंगे, उस द्रव की जो सतह होती है उस सतह के ऊपर जो खिंचाव आता है या जो तनाव आता है वो तनाव ही क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव होता है। इसका जो SI मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है। गैसों में तनाव जो होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो 0 होता है, याद रखना है। गैसों में जो पृष्ठ तनाव होता है वो 0 होता है, यानी कि इनमें कोई भी पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाता है।
गैसों के अंदर कोई भी पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि गैसों में कोई पृष्ठ नहीं होता। जब पृष्ठ नहीं है तो उनके अंदर कोई पृष्ठ तनाव नहीं होगा, याद रखना है। द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार हो जाती है। गोलाकार किसके कारण होती है? जो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण वो क्या करते हैं कि न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करने के कारण वो एक दूसरे को खींचेंगे तो अंदर की ओर वो केंद्र की ओर जो तनाव जो है वो लगेगा, और उसके कारण वो क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगी। जब किसी द्रव के ताप में वृद्धि की जाती है तो पृष्ठ तनाव का मान जो है वो क्या हो जाता है? घट जाता है। याद रखना है, जब अपने ताप बढ़ाएंगे किसी द्रव का तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। याद रखना है, किसी द्रव के क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? जीरो होता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? जीरो होता है। पृष्ठ तनाव क्या होता है? जीरो होता है। याद रखना है। हाँ जी, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। उदाहरण की अगर बात करें तो उदाहरण देखें, बहुत सारे उदाहरण से प्रश्न लिए जाते हैं। तो जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का जो नाचना है वो किसके कारण संभव है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। कांच की नली के सिरों का बर्नर की ज्वाला में गर्म होने पर गोल होना, यह भी किसके कारण है? यह भी पृष्ठ तनाव के कारण है। केरोसिन मिलाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए मच्छर व उनके जो अंडे होते हैं वो पानी में डूबकर क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। गिल्ली ब्रुश के बालों का चिपकना, जैसे गिल्ली ब्रुश होती है उसके जो बाल होते हैं वो चिपक जाते हैं, तो वो चिपकते हैं किसके कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण है? पृष्ठ तनाव के कारण। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल में बड़े बुलबुले जो बनते हैं वो भी किसके कारण बनते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण बनते हैं। इसी तरीके से पारे की जो छोटी बूंदें हैं वो गोल होती है, और बड़ी बूंदों का चपटा होना ये भी किसके कारण संभव है? ये पृष्ठ तनाव के कारण संभव है। ग्रीस लगी सुई या ओलपिन जो होती है या पतली सुई का द्रव सतह पर तैरना, ये भी किसके कारण संभव है? ये पृष्ठ तनाव के कारण संभव है। मोमबत्ती में पिघला मोम धागे में बनी जो केस नली होती है उसके ऊपर चढ़ना, यह भी किसके कारण संभव है? पृष्ठ तनाव के कारण संभव है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है, और जैसे ही वह जीभ के सभी भागों पर क्या होता है? अच्छी तरह से फैल जाता है, इसलिए वो क्या लगता है? स्वादिष्ट लगता है। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो वो एक जगह ही जाएगा, यानी सभी दिशाओं में नहीं जाएगा समान रूप से, इसलिए वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। वर्षा की बूंदों का गोल होना, यह भी किसके कारण संभव है? पृष्ठ तनाव के कारण संभव है। ठंडे पानी की सतह पर तेल की बूंदें फैल जाती है। जो ठंडा पानी होता है उसके ऊपर जो तेल की बूंदें डालते हैं तो वो फैल जाती है, जबकि गर्म पानी की सतह पर वह वैसे ही बनी रहती है। तो ये किसके कारण होता है? ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। छोटे गोल फ्रेम से साबुन के बुलबुलों का बनना, यह भी किसके कारण होता है? यह भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो पृष्ठ तनाव के उदाहरणों से प्रश्न लिए जाते हैं, तो उदाहरण आपने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग से भी प्रश्न जो है वो उठा लिया जाता है कई बार, तो ये अनुप्रयोग जो है वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे कपड़ों पर लगे तेल या ग्रीस के धब्बे शुद्ध जल से नहीं हटाए जा सकते हैं। शुद्ध जल से अपने नहीं हटा सकते हैं, परंतु जब जल में अपने साबुन घोला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। और उसके कारण क्या होता है? साबुन के घोल व तेल अथवा ग्रीस के धब्बों के मध्य असंजक जो बल होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। असंजक बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस प्रकार तेल या ग्रीस या धूल के कण साबुन के घोल के साथ आसानी से क्या है? मिल जाते हैं और उनको साफ कर देते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं। जीवाणुनाशक मलहमों के पृष्ठ तनाव का मान जो होता है वो कम रखा जाता है, ताकि पृष्ठ तनाव का मान कम होने पर जो मलहम है वो त्वचा पर या घाव पर आसानी से फैल जाए, इसलिए क्या है? उनका जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम रखा जाता है। इसके अलावा तेलीय स्नेहकों व पेंट्स को पृष्ठ तनाव जो है वो कम रखा जाता है, ताकि वो आसानी से जिस क्षेत्रफल पर या जिस क्षेत्र पर या जिस पृष्ठ के ऊपर उसको लगाया जाता है उसके ऊपर आसानी से वो फैल सके। हाँ जी, इसी तरीके से समुद्र में उठी हुई जो लहरें होती है उनको तेल डालकर शांत किया जाता है। किसको? जो लहरें होती है, जैसे लहरें उठती है तो उनमें तेल डालकर क्या कर दिया जाता है? शांत कर दिया जाता है। विद्युत परिपथ में तारों को टांका करते समय जो फ्लक्स लगाया जाते हैं, यानी जो एक मोम सी लगाई जाती है, वो इसलिए लगाई जाती है ताकि जो लगाने पर पिघलने टिन
पिघले जो टिन होता है उसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाए और वो आसानी से क्या है फैल जाए। हाँ जी, इसके अलावा इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला संदूषण। किसकी बात करते हैं? संदूषण। द्रव की सतह पर धूल या चिकनाई जो होती है वो पृष्ठ तनाव को घटाती है, याद रखना है। पृष्ठ तनाव को क्या करती है? कम करती है। विलयता, विलय अधिक घुलनशील होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है, विलय कम घुलनशील होने पर तनाव घट जाता है। जल में नमक बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ता है, याद रखना है। ताप, ताप बढ़ाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। एक निश्चित ताप पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? शून्य भी हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य भी हो जाता है। और इस ताप को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप के नाम से जानते हैं। किस ताप के नाम से जानते हैं? क्रांतिक ताप के नाम से जानते हैं। इसके बाद बात करते हैं केशिका तव की। किसकी बात करते हैं? केशिका तव की बातें करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में इसके ऊपर कुछ बातें की थी, तो इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो, केश नली, सबसे पहले बात करते हैं केश नली की। एक ऐसी पतली नली होती है जो खोखली हो और त्रिज्या का मान बहुत कम हो। त्रिज्या का मान जो है वो क्या हो? बहुत कम हो। त्रिज्या का मान बहुत कम हो, वो क्या कहलाती है? केश नली कहलाती है। क्या कहलाती है? केश नली कहलाती है। और इसकी त्रिज्या लगभग एक केस के समान होती है। किसके समान है? त्रिज्या जो होती है इसकी वो किसके समान होती है? एक केस के समान होती है। एक केस के समान होती है। केस के समान होती है, इसलिए इसको केश नली कहा गया है। ठीक है, समान होने के कारण ही इसका नाम पड़ा केश नली। क्या नाम पड़ा? केश नली। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की जो घटना होती है उस घटना को हम क्या बोलते हैं? केशिका तव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केशिका तव बोलते हैं। केशिका तव की घटना पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण घटित होती है? ये पृष्ठ तनाव के कारण घटित होती है। जब केश नलिका को द्रव में सीधा खड़ा रखा जाता है, सीधा खड़ा रखा जाता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव नलिका में ऊपर की ओर चढ़ता है। जो द्रव कांच की सतह को भिगोते हैं तो वो केश नली में ऊपर चढ़ते हैं। जो द्रव कांच की सतह को गीला नहीं करते हैं वो केश नली में नीचे उतरते हैं। वो क्या करेंगे? नीचे आ जाएंगे। हाँ जी, इसके उदाहरण से प्रश्न लिए जाते हैं। पौधों या पेड़ों के तनों में जो जल है उसका जो या अन्य जो लवण होते हैं उनका ऊपर की ओर जो चढ़ना है वो भी किसके कारण होता है? केशिका तव के कारण संभव होता है। स्टोव है या लालटेन में मिट्टी का तेल है, मोमबत्ती में जो मोम है उसका जो चलना है ऊपर की ओर वो भी किसके कारण है? केशिका तव का उदाहरण है। पेन में की निब है द्वारा स्याही सोखने का जो कार्य करता है वो भी किसके कारण होता है? वो भी केशिका तव के कारण होता है। किसान का वर्षा होने पर खेत का जोतना ताकि मिट्टी में बनी जो केश नलियां हैं वो टूट जाए, जिससे नीचे जो नमी होती है वो बनी रहे। इसके अलावा अखबार पर जल की बूंद गिरने पर पेपर का गीला होना, ये भी किसके कारण संभव है? केशिका तव के कारण। तौलिए के एक सिरे को बाल्टी के भीतर डालने से पूरे तौलिए का भीगना, ये भी किसके कारण है? केशिका तव के कारण है। वर्षा ऋतु में वायुमंडल की नमी के कारण लकड़ी फूल जाती है, ये भी किसके कारण है? केशिका तव के कारण है। मिट्टी की तुलना में रेत जल्दी सूखती है क्योंकि रेत के कणों के छिद्र मिट्टी की छिद्रों की तरह बारीक नहीं होते हैं और केशिका तव के कारण जल नहीं खींच पाते हैं, इसलिए वो जल्दी सूख जाते हैं। हाँ जी, इसके बाद बात करते हैं आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्किमिडीज की सिद्धांत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आर्किमिडीज। जब किसी द्रव में कोई वस्तु आंशिक रूप से या फिर पूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी कोई वस्तु है अपने पास, उस वस्तु को द्रव के अंदर जैसे ही डुबोएंगे तो उसके भार के अंदर क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। भार में क्या आएगी? कमी आएगी। जितनी भार में कमी आएगी उसके, वो किसके बराबर होगी? जितना द्रव उससे दूर जाएगा, जितना द्रव दूर जाएगा उस द्रव के मान के बराबर क्या होगा? उसकी कमी जो है वो होगी। तो याद रखना है, जब किसी द्रव में कोई वस्तु आंशिक रूप से या फिर पूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार में ये आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के क्या होती है? बराबर होती है। तो वस्तु का भार
पानी में तो क्या होता है, कम लगता है, और पानी की सतह के ऊपर क्या लगता है, अधिक लगता है। इस प्रकार का जो बल होता है ये क्या होता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। तो उत्प्लावन बल का जो मान होता है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के क्या होता है, बराबर होता है। हटाए गए द्रव के क्या होता है, बराबर होता है। तो उत्प्लावन बल क्या होता है, जब कोई भी अपने वस्तु है उस वस्तु को अगर द्रव के अंदर डुबोएंगे तो उसमें द्रव के से ऊपर की ओर, उस वस्तु के ऊपर की ओर एक बल लगता है, यानी कि उसको ऊपर धकेलने का प्रयत्न करता है द्रव जो होता है वो। तो ये जो द्रव ऊपर की ओर धकेलने का जो कार्य कर रहा है या ऊपर प्रयत्न कर रहा है, ये बल ही क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल होता है। जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्णतया डुबोया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, और ये बल ही क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। इसी के कारण ही लोहे का जो जहाज होता है वो पानी में तैरता रहता है, क्योंकि इसके द्वारा जितना पानी हटाया जाएगा उस पानी का जो भार होगा वो उस जहाज के भार से क्या होगा, अधिक होगा। इसके कारण क्या होगा, वो ऊपर तैरता रहता है। और जबकि सुई जो होती है वो पानी में डूब जाती है, सुई जो होती है वो पानी में डूब जाती है। हाँ जी। इसके अलावा हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे का हवा में उड़ने का कारण भी क्या होता है, हाइड्रोजन का भार वायु के भार से क्या होता है, कम होता है, इसलिए वो हवा में उड़ता रहता है। लकड़ी का टुकड़ा द्रव पर तैरता रहता है और इसे डुबाने पर भी ये ऊपर उठता है, क्योंकि द्रव में कोई भी वस्तु अगर डालेंगे तो उस वस्तु के ऊपर की ओर एक बल लगता है। तो लकड़ी के ऊपर भी ये क्या है, ऊपर की ओर बल लगता है, जो कौन सा बल है, उत्प्लावन बल है। तो उत्प्लावन बल के कारण वो ऊपर की ओर आ जाता है। इसके अलावा अपने बात करते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत के जो उपयोग है, इनसे भी प्रश्न उठा लिए जाते हैं कई बार एग्जाम में, तो ये उपयोग भी आप याद करके जाएं। तो इसका उपयोग करके जो आपेक्षिक घनत्व निकाला जाता है वो भी किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी किसके सिद्धांत से निकाला जाता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत से निकाला जाता है। द्रवों का घनत्व ज्ञात करने के लिए भी जो हाइड्रोमीटर यूज किया जाता है, क्या हाइड्रोमीटर जो यूज किया जाता है ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए जो लेक्टोमीटर होता है, दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए जो लेक्टोमीटर होता है ये भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा इसका उपयोग जहाजों या पनडुब्बियों को डिजाइन करने में भी किया जा सकता है। किसका, आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग जो है। इसके अलावा टोरसेली प्रमेय है, टोरसेली की जो प्रमेय है ये प्रमेय भी महत्वपूर्ण प्रमेय है, यहां से भी प्रश्न उठा लिया जाता है। तो ये क्या होती है, जैसे कोई भी पात्र ले लें अपने और उसको द्रव से पूर्णता भर दें उसको पूरी तरह से, और पूरी तरह से भरने के बाद उसकी जो ऊपर की सतह होती है उस ऊपर की सतह के ऊपर एक छोटा सा छिद्र कर दें अपने, एक क्या कर दें, छोटा सा छिद्र कर दें। तो जैसे ही छिद्र करेंगे तो उसके अंदर जो द्रव होता है वो द्रव क्या करेगा, बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। यही क्या होती है, जो जिसे वो द्रव बाहर निकलता है, जिस वेग से बाहर निकलता है उस वेग को कहा जाता है बहिस्ताव वेग। क्या कहा जाता है, बहिस्ताव वेग कहा जाता है। तो ये जो वेग होता है, इस वेग का जो मान होता है, जो जिस गहराई से वो द्रव बाहर आ रहा है उस गहराई के वर्गमूल के क्या होता है, बराबर होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखें क्या है, यदि द्रव से भरे हुए किसी पात्र में सतह से ऊपर एक छिद्र कर दिया जाए तब छिद्र से निकलने वाला जो द्रव है उसका वेग जो होता है वो क्या है, बहिस्ताव वेग कहलाता है। और ये वेग मुक्त सतह से गहराई के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है, या फिर आप अनुक्रमानुपाती बोल सकते हैं। तो वेग v बराबर क्या होता है, अंडरूट के अंदर 2gh, अंडरूट के अंदर क्या आ जाएगा, 2gh। ओके, हाँ जी। h गहराई है और g क्या है, उसका गुरुत्वीय त्वरण है। g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो ये था अपना बल और दाब से संबंधित टॉपिक जिसके ऊपर अपने विस्तार से चर्चा की। तो कल की क्लास में अपने इसी यांत्रिकी का टॉपिक जो है वो रहने वाला है गति। गति के ऊपर अपने विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कल की क्लास पर। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि वो साथी भी अपनी कल की क्लास के साथ जुड़ सके और उनका जो गति टॉपिक है वो गति टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। और आपको ये जो इसका जो पीडीएफ है इस क्लास की, या जो भी पीडीएफ होती है वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाई जाती है। वहां से आप ऐड होना चाहते हैं
या ऐड होने के लिए आप क्या करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दे रखे हैं उन लिंक को फॉलो करके आप ऐड हो सकते हैं। वहां से आप ये सारी सूचनाएं जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस क्लास के लिए यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल। तो जय हिंद, जय भारत।